मेरा नाम मीनाक्षी है। शादी के बाद मेरी जिंदगी बहुत खुशहाल गुजर रही थी, लेकिन शादी के पूरे 1 साल बाद ही मेरे पति की मौत हो गई। मेरी सास ने कहा कि घर में मेरी शादीशुदा बेटी और उसका पति आ रहे हैं, तुम्हें उनका बहुत ख्याल रखना है। मैं अपनी नंद और उसके पति की हर तरह से सेवा कर रही थी। मेरा नंदोई बहुत ही आजाद ख्याल का था। उसने मेरी इज्जत खराब कर दी और मेरी सास से कहा कि मैंने तो भाभी के साथ कुछ भी नहीं किया, ये मुझ पर इल्जाम लगा रही है। मेरी सास ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन झूठ तो मेरा नंदोई बोल रहा था। मेरी सास ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं अपने पति के पुराने गांव वापस आ गई। मैं वहां रोती रही और ऊपर वाले से इंसाफ मांगती रही। एक रात जब मैं पानी पीने के लिए उठी तो अचानक पानी का मटका मेरे हाथ से गिरकर जमीन पर छूट गया। जैसे ही मेरी नजर उस टूटे हुए मटके पर गई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां तो पानी की जगह मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। मैं अनाथ थी, बेसहारा थी। मेरे मामा ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। उन्होंने इसीलिए मेरी परवरिश की थी कि जब मैं जवान हो जाऊंगी तो वो मेरी शादी किसी बूढ़े या किसी ऐसे जरूरतमंद इंसान के साथ मेरी शादी करवा देंगे जो पैसों के बदले मुझे अपने घर ले जाए। और मेरे साथ हुआ भी कुछ ऐसा ही था। मेरी शादी एक बड़ी उम्र के आदमी से हुई थी। वो मुझसे उम्र में पूरे 10 साल बड़ा था। उनकी पहली पत्नी से उनकी तलाक हो चुकी थी और अब सास को घर के कामकाज के लिए एक नौकरानी चाहिए थी। मामा जी ने जैसे तैसे मेरी शादी करवा दी थी। मैं जब शादी करके अपनी ससुराल आई तो वहाँ का माहौल बहुत ही ज्यादा अलग था। मेरी सास ने शादी की पहली रात ही मुझसे कह दिया था कि मैं तुम्हें पैसों से खरीद कर लाई हूँ, यहाँ पर ज्यादा नखरे दिखाने की कोशिश मत करना। मैं डरी सहमी हुई बैठी थी। मेरी उम्र अभी सिर्फ 20 साल थी और मैं ज्यादा कुछ जानती भी नहीं थी। जब मेरे पति संदीप कमरे में आए और उन्होंने मेरा सहमा हुआ चेहरा देखा तो वो बोले कि तुम डर क्यों रही हो, मैं कोई जानवर थोड़ी ना हूँ, उठो और खाना खा लो, तुमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। अपनी सास की बातों से मैं काफी निराश थी। मेरी सूजी हुई आंखें देखकर उन्होंने एक आह भरी और पानी का ग्लास उठाकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ मेरी माँ बहुत सख्त मिजाज की औरत है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें हर तरह से खुश रखूंगा और कोशिश करूंगा कि तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ न हो। मेरी पहली पत्नी भी माँ की सख्ती की वजह से मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन तुम बहुत छोटी हो, मैं तुम्हें अपनी पत्नी होने का पूरा हक दूंगा। मैं तुम्हें इस घर की नौकरानी नहीं बनने दूंगा। संदीप जी के ये शब्द मेरे लिए किसी मरहम से कम नहीं थे। सालों बाद किसी ने मेरे साथ इंसानों जैसा सलूक किया था। उस रात पहली बार मैंने सुख का सांस लिया था और सोचा था कि शायद अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। मेरी सास का व्यवहार मेरे साथ दिन ब दिन बदतर होता जा रहा था। वो मुझे सुबह सवेरे जगा देती थी और कहती थी कि जाकर भैंसों को चारा डालो। मेरे दिन की शुरुआत इसी काम से होती थी। भैंसों को चारा डालना, गोबर उठाना होता था और फिर घर का सारा कामकाज देखना। मेरी सास तो सारा दिन चारपाई पर लेटी हुक्का पीती रहती थी और मुझे हुक्म देती रहती थी कि मीनाक्षी चल मेरे पाँव दबा, मीनाक्षी रोटी कच्ची है, मीनाक्षी सब्जी में मिर्च ज्यादा हो गई है। छोटी छोटी गलती पर भी वो मुझे मेरे बालों से पकड़कर घर से घसीटती थी। संदीप जब रात को काम से वापस आते तो वो उन्हें मेरे खिलाफ भड़काने की पूरी कोशिश करती थी। कहती थी कि देख बेटे, ये लड़की सारा दिन कुछ नहीं करती, बस बिस्तर पर पड़ी रहती है। आज इसने सब्जी भी जला दी थी। मैं तो कहती हूँ कि इसे सीधा कर दे, वरना ये भी तेरी पहली पत्नी की तरह तुझे छोड़कर चली जाएगी और तेरे सर पर सवार हो जाएगी। संदीप अपनी माँ की बातों में नहीं आते थे, क्योंकि वो सब समझते थे। वो खामोशी से खाना खाते और फिर मुझे इशारे से अपने पास बुलाते थे और कहते थे कि मुझे बताओ, आज माँ ने फिर से तुम्हें मारा है। मैं बस खामोश रहती थी और अपनी कमीज की आस्तीन ऊपर करके नीले निशान उनको दिखा देती थी। वो अफसोस से मेरा हाथ थाम लेते थे और कहते थे कि मीनाक्षी, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हें इस सबसे बचा लूं। वो मेरी माँ है, मैं उनके साथ झगड़ा नहीं कर सकता, उन पर हाथ नहीं उठा सकता, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। वक्त तो गुजरता गया और हमारी शादी को पूरा 1 साल गुजर गया था, लेकिन अभी तक हमें कोई संतान नहीं हुई थी। ये बात मेरी सास के लिए एक नया हथियार बन गई थी। अब वो मुझे बांझ और मनहूस के नाम से पुकारने लगी थी। एक दोपहर जब मैं कपड़े धो रही थी तो मेरी सास मेरे पास आई और मेरे गीले हाथों पर लकड़ी का डंडा दे मारा। मैं दर्द से चिल्ला उठी थी। वो कहने लगी, क्यों चिल्ला रही है,
पूरा 1 साल हो गया है तुझे इस घर में आए हुए, एक वारिस तो तू हमें दे नहीं सकी, बांझ कहीं की। तेरे मामा ने सही कहा था कि तू किसी काम की नहीं है, तू मनहूस है, तू मेरे बेटे की नस्ल खत्म करने आई है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैंने रोते हुए कहा, माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है, आखिर इसमें मेरा क्या कसूर है, ये तो ऊपर वाले की देन है। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि जुबान लड़ाती है मेरे साथ, अगर तेरे बस में नहीं है तो निकल जा मेरे इस घर से, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी, किसी जवान और सेहतमंद लड़की को लाऊंगी जो मुझे पोता दे सके, तू तो बस रोटियों का बोझ है। उसी शाम जब संदीप जी घर आए तो माहौल बहुत ही तनाव भरा था। मेरी सास ने संदीप जी के सामने शर्त रख दी थी, उनसे कहा था कि या तो ये लड़की इस घर में रहेगी या फिर मैं, मुझे पोता चाहिए। संदीप अगर ये औलाद नहीं दे सकती तो इसे घर से निकाल दे। संदीप जी ने अपना सर पकड़ लिया, वो काफी थके हुए लग रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मैं दरवाजे की चौखट पर खड़ी आंसू बहा रही थी। वो उठे और अपनी माँ के सामने खड़े हो गए, कहने लगे, माँ आप जानती हैं कि डॉक्टर ने क्या कहा था, डॉक्टर ने कहा था कि कमी मुझ में है, मीनाक्षी में नहीं, ये बेचारी तो वैसे ही बदनाम हो रही है, अगर मैं दूसरी शादी भी कर लूंगा तो भी मुझे औलाद नहीं होगी। मेरी सास ही सुनकर आग बबूला हो गई थी और कहने लगी कि खबरदार, जो अपने आप को कसूरवार ठहराया तो ये डॉक्टर झूठ बोलते हैं, ये कल की आई हुई छोकरी ने तुझ पर क्या जादू कर दिया है, तू तो अपनी माँ को ही झूठा कह रहा है। संदीप जी ने कहा कि नहीं नहीं माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मीनाक्षी का कोई कसूर नहीं है, मैं इसे घर से नहीं निकालूंगा, ये मेरी पत्नी है और मरते दम तक मेरी पत्नी रहेगी, आपको इसके साथ गुजारा करना पड़ेगा। संदीप जी की आवाज में एक ऐसी पक्के फैसले की ताकत थी कि मेरी सास पहली बार में ही खामोश हो गई थी। वो गुस्से से पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई थी। संदीप जी मेरे पास आए और मेरे आंसू साफ करते हुए बोले, तुम रोया मत करो, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हें इस घर से नहीं निकाल सकता, ये घर जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा भी है। मुझे संदीप जी के शब्दों पर विश्वास था, वो वाकई मेरे लिए एक ढाल बनकर खड़े थे। उनके होने से मेरी सास का जुल्म कुछ कम तो नहीं हुआ था, लेकिन मुझे सहने की ताकत मिल गई थी। मुझे लगता था कि जब तक ये दीवार मेरे साथ खड़ी है तब तक कोई तूफान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मुझे क्या पता था कि जिंदगी मेरे साथ क्या खेल खेलने वाली है। मेरी बदकिस्मती अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, असली तबाही तो अभी रास्ते में थी। अगले कुछ महीने इसी कंफ्यूजन में गुजर गए थे। सास ने मुझे मारना पीटना अभी तक कम नहीं किया था, लेकिन संदीप जी की मौजूदगी में वो थोड़ी सावधान हो गई थी। वो संदीप जी के काम पर जाते ही अपना असली रूप दिखाती थी और उनके आने से पहले मासूम बन जाती थी। एक दिन संदीप जी ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उन्होंने नाश्ता किया और मुझसे अपना टिफिन लिया। उस दिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। वो दरवाजे तक गए और फिर पलटकर मेरे पास आए, कहने लगे, मीनाक्षी अपना बहुत ख्याल रखना, आज मेरा दिल कुछ घबरा रहा है, अगर मुझे कुछ हो गया तो। मैंने जल्दी से उनके मुंह पर हाथ रख दिया और कहा कि ऐसी बातें मत किया कीजिए, ऊपर वाला आपको लंबी जिंदगी दे, आपके सिवा मेरा कौन है इस दुनिया में। वो धीमी मुस्कुराहट के साथ बोले कि हाँ, मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं है, बस यही सोचकर तो मुझे डर लगता है। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और फिर चले गए। मैं दरवाजे पर खड़ी उनको जाता हुआ देखती रही। मुझे क्या पता था कि ये उनका आखिरी दीदार है। मुझे क्या खबर थी कि आज शाम जब सूरज डूबेगा तो उनके साथ मेरी जिंदगी का इकलौता सहारा भी डूब जाएगा। दोपहर के समय मैं किचन में रोटियां बना रही थी कि अचानक गली में शोर मचा। लोगों की आवाजें जोर जोर से आ रही थी। कोई कह रहा था कि संदीप चतुर्वेदी का घर कौन सा है। अरे गजब हो गया। ये सुनकर मेरा दिल जोर से धड़का तो बेलन मेरे हाथ से छूटकर गिर गया। मैं नंगे पांव बाहर की तरफ भागी। मेरी सास पहले ही दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई थी। बाहर कुछ लोग इकट्ठा थे और उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ी हुई थी। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और मेरी सास से बोला, अम्मा जी हौसला रखो, तुम्हारे बेटे संदीप चतुर्वेदी का एक्सीडेंट हो गया है। वो मौके पर ही वो आदमी अपनी बात अधूरी करके ही रुक गया था, लेकिन ये शब्द जब उसने पूरे किए तो वो गूंजने के बजाय एक सन्नाटे में बदल गए थे। मेरी सास की एक जोरदार चीख ने आसमान सर पर उठा लिया था। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। वो मजबूत दीवार जो मेरे और इस जालिम दुनिया के बीच में खड़ी हुई थी, वो अचानक गिर गई थी। मैं जमीन पर गिर गई, लेकिन मुझे होश था, मुझे सब सुनाई दे रहा था। मेरी सास रोते हुए मेरी तरफ लपकी और मेरे गिरेबान को झंझोड़ दिया। वो चिल्ला चिल्लाकर कह रही थी कि खा गई मेरे बेटे को, मनहूस खा गई।
मेरा बेटा तो सुबह सही सलामत घर से निकला था। मेरा शेर जैसा बेटा, इसकी मनहूसियत ने उसे निगल लिया। जा मेरे घर से अभी निकल जा। मोहल्ले की औरतों ने मेरी सास को पकड़ा और मुझे बचाया। मैं जो पत्थर बनकर बैठी रही, मेरे आंसू सूख चुके थे। संदीप जी के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन अब वो जिंदा नहीं थे। मेरा क्या होगा, ये सवाल मेरे सामने एक भयानक दीवार की तरह खड़ा था। संदीप जी के जाने के साथ ही मेरी खुशियां भी जा चुकी थी। घर में मातम छाया हुआ था, लेकिन मेरी सास रो रो कर मुझे कोस रही थी और कह रही थी कि मेरा इकलौता बेटा था, अब क्या होगा, मुझे छोड़कर चला गया। संदीप जी मेरी सास के एक ही बेटे थे और उनकी एक छोटी बहन भी थी जिसकी शादी देहरादून में हुई थी। भाई की अचानक मौत की खबर सुनकर वो घर आ गई थी। उसका पति नहीं आया था। वो भी मुझे अपनी माँ के साथ साथ बुरा भला कह रही थी और चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी कि मेरा भाई चला गया, अब मेरी माँ का क्या होगा। उन दोनों माँ बेटे की ये फरियाद मोहल्ले का दिल दहला रही थी। वो बार बार अपने सीने पर थप्पड़ मारती और मेरी तरफ इशारा करके लोगों को बताकर कहती कि देख लो इस कलमुही को, मेरे हंसते बसते घर को खा गई है ये मनहूस। मेरे बेटे के सर पर सवार थी, तभी तो वो मुझे छोड़कर चला गया। औरतें मेरी सास और नंद को तसल्ली देती रही और पानी का गिलास पेश करती रही, लेकिन मेरी सास की आंखों में आंसू कम और मेरे लिए नफरत ज्यादा थी। कोई मुझे तसल्ली देने वाला नहीं था। मैं सफेद साड़ी पहने एक तरफ बैठी थी। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन गले से आवाज नहीं निकल रही थी। मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि वो इंसान जो मुझे हर तकलीफ से बचाता था, अब मुझे छोड़कर चला गया है। मेरे पति की मौत के दूसरे दिन संदीप जी के साथ काम करने वाले कुछ लोग हमारे घर आए थे। उनके पुराने साथी जो अफसोस करने और कुछ ऑफिस की कार्यवाही के लिए आए थे। उनमें से एक आदमी ने एक फाइल निकाली और बोले, माँ जी, संदीप बहुत ईमानदार और मेहनती आदमी था। उसकी इस अचानक मौत का हम सबको बहुत दुख है। ये कुछ कागजात हैं संदीप के इंश्योरेंस और पेंशन के। इस पर कानूनी तौर पर उसकी विधवा मतलब कि भाभी का हक है। ये सुनते ही मेरी सास के कान खड़े हो गए। वो जो अभी तक रो रो कर अपनी हालत खराब किए बैठी थी, एकदम से सीधी होकर बैठ गई और बोली, कैसी पेंशन, कैसा हक, ये लड़की तो अनपढ़ जाहिल है, इसे क्या पता कागजात का। संदीप मेरा बेटा था और इस घर की बड़ी मैं हूँ। तुम ये कागजात और पैसे मुझे दे दो, मैं खुद संभाल लूंगी। उस आदमी ने हिचकिचाते हुए मेरी तरफ देखा। मैं सर झुकाए बैठी थी। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपनी सास के सामने बोल सकती, लेकिन उस आदमी ने कहा कि माँ जी, कानून के मुताबिक इस पर संदीप की विधवा की सिग्नेचर जरूरी है। उस आदमी ने नरम दिल से मेरी सास को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ घूर कर देखा और दांत पीसते हुए बोली, मीनाक्षी इधर आ। इन कागजात पर अंगूठा लगा और खबरदार जो ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश भी की तो। मैंने कांपते हुए हाथों से अंगूठा लगा दिया। वो आदमी अफसोस भरी नजरों से मुझे देखता रहा और फिर एक लिफाफा मेरी सास के हाथ में थमाकर चला गया। जैसे ही वो लोग गए, मेरी सास ने वो लिफाफा और कागजात अपने कब्जे में ले लिए। कहने लगी कि ये मेरे बेटे के खून पसीने की कमाई है, तेरे हाथ में दे दूंगी तो तू अपने मायके में लुटा देगी। आज के बाद पेंशन का जो भी पैसा आएगा वो मैं वसूल करूंगी। तुझे सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिलेगी, वो भी अगर तमीज से रहेगी तो। मैं खामोश रही। मेरे पति की मौत ने मुझे बेजुबान कर दिया था। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। संदीप जी की पेंशन लग गई थी और हर महीने एक तय रकम आती थी, लेकिन मुझे उसमें से 1 रुपया भी नसीब नहीं होता था। दिन गुजरते जा रहे थे और मेरी सास का व्यवहार बद से भी बदतर होता गया। अब तो घर का काम काज करने के बावजूद भी मुझे पेट भर के खाना तक नहीं मिलता था। एक रात मैं भूख से बेहाल थी और किचन में जाकर बची हुई रोटी तलाश कर रही थी। अचानक मेरी सास वहां आ गई और चिल्लाने लगी, चोर कहीं की, अब तो चोरी पर उतर आई है। मैंने तुझे मना किया था ना कि मेरे पूछे बिना खाने को हाथ मत लगाना। मैंने कहा, माँ जी, कल रात से मैं भूखी हूँ, काम करके टांगे जवाब दे रही हैं, थोड़ा सा खाना दे दो, ऊपर वाला आपका भला करेगा। मैंने उनसे विनती भरे अंदाज में कहा। सास ने मेरे हाथ से रोटी का टुकड़ा छीन लिया और उसे डस्टबिन में फेंक दिया। कहने लगी, ये कुत्तों को डाल दूंगी लेकिन तुझे नहीं दूंगी। मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत हो गई है तुम्हें, सारा दिन मनहूस शक्ल लेकर फिरती रहती है। इतने में ही मेरी नंद भी जम्हाई लेती हुई वहां आ गई और अपनी माँ से बोली, मम्मी, रात को ये क्या शोर लगा रखा है। मेरी सास ने कहा, ये चोरनी किचन से आधी रात को खाना चुरा रही थी। वो बोली, अरे मम्मी, देखो तो बेचारी कितनी कमजोर हो गई है, अगर खाना मांग रही है तो थोड़ा सा दे दो ना।
मेरी सास ने कहा, तू तू शांत हो जा और जाकर सो जा। उसने कहा, ठीक है, मैं जा रही हूँ, और फिर वो चली गई। मेरी सास ने मुझे डांटा और बोली, दफा हो जा मेरी नजरों से। मुझे उस रात भूखे पेट ही सोना पड़ा था। संदीप जी की यादें मुझे तड़पाती रहीं। वो होते तो कभी मुझे भूखा नहीं सोने देते। मैं ऊपर वाले से शिकायत करती रही कि या तो मुझे हिम्मत दे या मुझे अपने पास बुला ले। कुछ महीने और गुजर गए थे। एक दिन घर में एक नई हलचल मची हुई थी। मेरी सास आज बहुत खुश नजर आ रही थी। उन्होंने पूरे घर की सफाई करने का इरादा कर लिया था। मुझे बुलाया और कहने लगी कि घर को बहुत अच्छे से चमका देना, आज मेरा दामाद आ रहा है। मेरी नंद भी बहुत खुश थी क्योंकि उसका पति बहुत समय बाद आज अपनी ससुराल आ रहा था। वो अपने पति के साथ कुछ दिन यहाँ ठहरने के बाद वापस अपने घर जाने वाली थी। मेरी सास ने मुझे बताया कि दामाद जी कुछ दिन यहीं पर रहेंगे। उनके सामने ज्यादा आने की कोशिश मत करना। मैं नहीं चाहती कि तेरे मनहूस साये की वजह से उनकी जिंदगी में भी कोई मुश्किल आ जाए। मेरी नंद कहने लगी, और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, बस यही सफेद साड़ी पहने रहना। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई मेकअप किया या कोई भी ज्वेलरी वगैरह पहनी तो तुम्हारी खैर नहीं है। मेरे पति से दूर रहना। मैंने उन दोनों से कहा कि ठीक है, मैं ख्याल रखूंगी। मैंने शादी के वक्त उनकी एक झलक देखी थी। सास ने फिर से मुझे उंगली नचाकर वार्न किया था कि याद रखना, उनके सामने बिल्कुल भी मत आना, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। और हाँ, दामाद जी की खातिर में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। घर का हर कोना कोना साफ कर दे और जल्दी से अच्छा खाना तैयार कर। घर भी बिल्कुल शीशे की तरह चमकना चाहिए। अगर कहीं थोड़ी सी भी धूल नजर आई तो तेरी खैर नहीं है। मैंने दिन रात एक करके पूरा घर साफ कर दिया था। कालीन धोए थे, पर्दे बदले थे और फर्नीचर चमका दिया था। मेरे नंदोई आशीष के आने से एक दिन पहले मेरी सास ने मुझे बुलाया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती थी। उन्होंने कहा, मीनाक्षी, कल दामाद जी आ जाएंगे। मैंने सोचा है कि तू मेरे दामाद और मेरे बेटे की खुशियां खा जाएगी, क्योंकि जो अपने पति की नहीं हुई वो अपनी नंद की क्या होगी। उनकी बात सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। मैं समझ नहीं पाई थी कि वो क्या कहना चाह रही हैं। मैंने कहा, माँ जी, मैं समझी नहीं। मेरी सास ने नफरत से मुंह फेर लिया और कहने लगी कि सीधी सी बात है, मैं नहीं चाहती कि तेरे सुंदर चेहरे की वजह से मेरे दामाद का ध्यान भटके और मेरी बेटी का घर खराब हो। मेरी बेटी वैसे भी तुझे पसंद नहीं करती। कल से वो बहुत परेशान है और बार बार कह रही है कि मीनाक्षी इस घर में मौजूद है, वो उसके पति के सामने आएगी जरूर। मैंने कहा, माँ जी, मैं कहाँ जाऊंगी? ये मेरा घर है और मेरे पति का घर है। संदीप जी ने कहा था कि मैं इसी घर में रहूंगी। मेरी सास ने नफरत से हंसते हुए कहा, संदीप मर गया है और उसकी बातें भी उसके साथ मर गई हैं। ये घर मेरे पति का है, इस पर सिर्फ मेरा और मेरी बेटी दामाद का हक है। तुझे आज ही यहाँ से निकलना होगा। मैं उनके कदमों में गिर गई और रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। माँ जी, ऐसा जुल्म मत करो। मेरी मामी मुझे स्वीकार नहीं करेंगी। मेरा इस दुनिया में कोई ठिकाना नहीं है। मैं आपके घर की नौकरानी बनकर रह लूंगी। मैं जीजा जी के सामने नहीं आऊंगी। मुझे घर के किसी कोने में पड़ा रहने दो। मेरी सास ने बेदर्दी से मुझे ठोकर मार कर कहा कि पीछे हट, नाटक बंद कर, नौकरानी बनकर रहेगी। अगर मुझे नौकरानी ही रखनी होगी तो उसे तनख्वाह देनी पड़ेगी, और तुझे रखूंगी तो तेरा मनहूस साया बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। अपना सामान उठा और निकल जा इसी समय। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और घसीटते हुए मुझे बाहर दरवाजे तक ले आई। मैं रोती रही, चीखती रही, लेकिन उनके दिल में मेरे लिए थोड़ा भी रहम नहीं आया। उन्होंने मेरा छोटा सा कपड़ों का थैला गली में फेंक दिया और मुझे धक्का देकर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मैं बाहर गली की धूल में पड़ी थी। मेरे घुटने छिल गए थे। दोपहर की कड़ी धूप मेरे सर पर थी और मैं नंगे पांव सड़क पर बैठी थी। सामने वो बंद दरवाजा था जो कभी मेरा अपना घर था। मैंने उठकर दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। माँ जी, खोल दो दरवाजा, मैं कहाँ जाऊंगी? ऊपर वाले के लिए मुझे मत निकालो, कोई तो मेरी फरियाद सुन लो। दीदी, आप माँ जी को समझाओ ना। मैं जीजा जी के सामने नहीं आऊंगी। मैं कई घंटे वहाँ खड़ी रही। मेरा गला बैठ गया था, आंसू सूख चुके थे। मोहल्ले के लोग गुजरते रहे और तमाशा देखते रहे। कुछ औरतें खिड़कियों से झांक रही थी। सब जानते थे कि मेरी सास का व्यवहार कैसा है, इसलिए कोई भी बीच में पड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। शाम होने को थी जब मोहल्ले के एक बूढ़े अंकल सड़क से गुजर रहे थे। उन्होंने मुझे दरवाजे पर सर रखे रोते हुए देखा तो वो रुक गए और कुछ लोग भी वहाँ जमा हो गए। उन्होंने इज्जत से पूछा और कहा कि बेटी, क्या बात है, तुम बाहर क्यों बैठी हो? मैंने हिचकियाँ लेते हुए उन्हें सारी बात बता दी। लोगों में चर्चा शुरू हो गई थी।
वो कहने लगे कि ये तो बहुत बड़ा जुल्म है, विधवा बच्ची को ऐसे घर से कैसे निकाला जा सकता है। इसकी सास को ऊपर वाले का डर नहीं है। अंकल ने आगे बढ़कर कुंडी खटखटाई। काफी देर के बाद दरवाजा खुला। मेरी सास गुस्से से बाहर आई और कहने लगी कि क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने, मेरे घर के मामले में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अंकल ने सीरियस होकर कहा कि घर का मामला नहीं है, ये जुल्म है। ये बच्ची तुम्हारे गुजरे हुए बेटे की विधवा है, उसका भी इस घर में हक है। तुम इसे ऐसे कैसे सड़क पर छोड़ सकती हो? अगर तुमने इसे नहीं रखा तो हम पुलिस को बुलाने पर मजबूर हो जाएंगे। पुलिस का नाम सुनकर मेरी सास के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो जानती थी कि संदीप की पेंशन वो गैर कानूनी तौर पर खा रही हैं और अगर बात खुली तो वो फंस सकती हैं। उन्होंने बात बदल दी और अंकल जी से कहा कि भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं, मैं इसे निकाल नहीं रही थी, बस घर में जगह कम है, मेरे दामाद आ रहे हैं और फिर मेहमान और भी आ जाएंगे, इसलिए मैं चाह रही थी कि कुछ दिनों के लिए कहीं और चली जाए। उन्होंने कहा, तो फिर तुम इसके लिए कोई और इंतजाम करो, ये कहाँ जाएगी? इसका तो इस दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं है। मेरी सास कुछ लम्हे सोचती रही, फिर मेरी नंद ने उनको कुछ इशारा किया। मेरी सास की आंखों में चमक उभर आई थी। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर आप लोग जिद कर रहे हैं तो मैं इसे छत देने को तैयार हूँ, लेकिन ये मेरे घर में नहीं रहेगी। मेरे पति का वो पुराना घर जो गांव के बाहर है, वहां जाकर इसे रहना पड़ेगा। लोग सन्नाटे में आ गए थे। वो हवेली जिस पर बताया जाता था कि उसमें किसी भूत का साया है, वो तो सालों से वीरान पड़ा हुआ था और वहां रात तो दूर, दिन में भी कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक औरत ने डरते डरते कहा, बहन, वो घर तो खंडर बन चुका है, वहां तो जानवर भी रहते हैं, ये अकेली वहां कैसे रहेगी? मेरी सास ने कंधे उचका दिए और बोली, मेरे पास तो वही जगह है, रहना है तो रहो, वरना जहां मर्जी चली जाए। मैं अपने नए नवेले घर में इसकी मनहूस शक्ल बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये मेरी आखिरी बात है। अंकल जी और मोहल्ले वालों ने मुझे देखा, उनकी नज़रों में हमदर्दी तो थी, लेकिन वो भी मेरी सास से ज़्यादा बहस नहीं करना चाहते थे। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मामा जी के घर वापस जाने का मतलब मौत को दावत देना था और सड़क पर रहने का मतलब इज्जत की मौत। मैंने आंसू साफ की और धीमी आवाज़ में कहा कि मुझे मंजूर है, मैं वहीं पर रह लूँगी। मेरी सास के होठों पर एक जुल्म भरी मुस्कुराहट आ गई थी। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, अभी चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वहां छोड़ आती हूँ, बाद में मत कहना कि मैंने ठिकाना नहीं दिया। उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे लेकर गांव के बाहर की तरफ चल पड़ी। शाम का अंधेरा गहरा हो रहा था। हम आबादी से काफी दूर निकल गए थे। रास्ते में लोग हमें पलट पलट कर देख रहे थे, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया था। कुछ देर के बाद हम इस मकान के सामने खड़े थे। ये एक पुरानी इमारत थी, ऊंची ऊंची दीवारें जो जगह जगह से टूटी हुई थी, लकड़ी का भारी दरवाजा जो एक तरफ झुका हुआ था और इसके चारों तरफ उगने वाली झाड़ियां उसकी वीरानी का पता दे रही थी। मेरी सास ने दरवाजे को धक्का दिया। वो चिड़चिड़ाता हुआ सा खुल गया। अंदर से चमगादड़ों के उड़ने की आवाज आई और एक अजीब सी बदबू मेरी नाक से टकराई थी। उन्होंने कहा, ये लो तुम्हारा महल, अब तुम यहीं रहो और ऐश करो। उन्होंने मुझे अंदर धक्का दिया। मैं लड़खड़ाकर आंगन में गिरी थी। वहां हर तरफ सूखे हुए पत्ते और मलबा बिखरा हुआ था। उन्होंने कहा, और सुनो, मेरे घर का रुख करने की ज़रूरत नहीं है। संदीप की पेंशन मुझे मिलती रहेगी तो मैं हर महीने में एक बार तुम्हें राशन भिजवा दिया करूंगी। अगर ज़्यादा जुबान चलाई तो वो भी बंद कर दूंगी। उन्होंने ये कहा और पलटकर चली गई। मैंने उठकर उन्हें रोकना चाहा। माँ जी, मुझे यहाँ अकेले डर लगता है, यहाँ कोई नहीं है। वो रुकी नहीं। उन्होंने जाते जाते बस इतना कहा, अब तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, डर की आदत डाल ले। वो अंधेरे में कहीं गायब हो गई और मैं इस वीरान और ख़तरनाक घर के आंगन में अकेली खड़ी रह गई। हवा से दरवाजे खड़क रहे थे और ऐसा लग रहा था कि दीवारों से कोई मुझे झांक रहा है। रात का अंधेरा फैल चुका था और इस वीरान हवेली का सुकून मेरे दिल की धड़कनों को और भी तेज कर रहा था। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थीं जो जगह जगह से टूटी हुई थी और उनसे आसमान का काला सिया रंग झांक रहा था। हवा जब उन टूटी हुई दीवारों के सुराखों से गुजरती तो ऐसी साएं साएं की आवाज़ें पैदा होती जैसे कोई रो रहा हो। मैं आंगन में बिल्कुल बीच में खड़ी थी और मेरे पांव बहुत भारी हो चुके थे। मैंने डरते डरते एक पुरानी दीवार का सहारा लिया और वहीं ज़मीन पर बैठ गई। मेरे दिमाग में बचपन की वो सारी कहानियां घूम रही थी जो मेरे पिताजी मुझे सुनाया करते थे कि ऐसे वीरान घरों में भूत प्रेत का असर होता है। लेकिन फिर मुझे अपनी सास का चेहरा याद आया तो मुझे लगा कि इंसानों का जुल्म भूत प्रेत के डर से भी कहीं ज़्यादा खौफनाक होता है। मैंने अपने घुटनों में सर रख दिया और रोने लगी। संदीप जी, आप कहाँ चले गए? देखो आपकी मीनाक्षी के साथ क्या हो रहा है।
आप तो कहते थे कि मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ, आज मुझे एक इस हाल में छोड़कर गए हो। मेरी आवाज़ इस वीरान हवेली में गूंजी और वापस लौटकर मुझ तक ही आ गई थी। कोई सुनने वाला नहीं था। रात जैसे तैसे डर और जागते हुए गुजर गई थी। कभी किसी जानवर के भौंकने की आहट होती तो मेरा दिल गले में आ जाता था। मैं सारी सारी रात ऊपर वाले को याद करती रहती थी। जब सुबह का सूरज निकला तो उसकी रोशनी ने मेरे डर को कुछ कम कर दिया था, लेकिन एक नई मुसीबत मेरे सामने खड़ी कर दी थी। भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे थे। कल दोपहर से मैंने कुछ नहीं खाया था। मैंने हवेली का जायजा लिया। ये सच में बहुत पुराना घर था। सुना था कि यह हवेली जिसकी थी वो आदमी बहुत अमीर था। ये घर मेरे ससुर जी ने खरीदा जरूर था, लेकिन मेरी सास और उनका परिवार कभी इस घर में नहीं रहे थे, क्योंकि इस गांव के लोग पहले ही कहते थे कि यहाँ इस घर से अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आती हैं और यहाँ किसी आत्मा का साया है। बस इसी वजह से मेरी सास कभी यहाँ रहने पर राजी नहीं हुई थी और उन्होंने शहर में छोटा सा घर बना लिया था जिसमें वो अपने परिवार के साथ रहती थी, और ये घर बंद कर दिया गया था। मेरे ससुर ने कई बार इस घर को बेचने की कोशिश भी की थी, लेकिन कोई भी इस घर को खरीदना नहीं चाहता था। यहाँ के कमरों में जगह जगह धूल जमी हुई थी और छतों पर मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। एक कमरे में मुझे कुछ टूटी हुई चारपाई और एक पुराना लकड़ी का टेबल नजर आया था। टेबल पर मिट्टी जमी हुई थी और पास ही एक कोने में कुछ मिट्टी के बर्तन और एक पुराना सा जग पड़ा हुआ था। शायद ये उन लोगों का सामान था जो कई सालों पहले यहाँ रहते थे। मैंने सोचा कि हाथ पर हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर जिंदा रहना है तो पेट की आग बुझानी होगी। मेरी सास ने कहा था कि वो राशन भिजवा देंगी, लेकिन मैं जानती थी कि उनकी बात पर विश्वास करना बेवकूफ़ी है। मुझे खुद कुछ करना होगा। मैंने अपना दुपट्टा ठीक किया और हिम्मत जमा करके इस हवेली से बाहर निकली। गांव की गलियां जाग चुकी थी। मैं जिस गली से गुजरती लोग मुझे पलट पलट कर देखते। औरतें चर्चा करती, अरे ये तो वही है जो उस खुफिया भूतिया हवेली में रह रही है। इसकी सास ने इसे घर से निकाल दिया। हाँ, लेकिन सुना है कि ये मनहूस है, पति को खा गई। इसके लिए तो वही हवेली ठीक है। उनकी बातों पर मैंने अपने कान बंद कर लिए थे। मैं चलती हुई एक बड़े से घर के दरवाजे पर पहुंची। ये सरदार जी का घर लग रहा था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। एक बड़ी उम्र की नौकरानी बाहर आई। कहने लगी कि क्या चाहिए, कुछ मांगने आई हो क्या? आगे आ जाओ। मैंने कहा, मैं कुछ मांगने नहीं आई हूँ, मुझे काम चाहिए, सफाई, बर्तन, कपड़े धोने का। मैं सब काम कर लेती हूँ, मुझे बस काम दे दो। नौकरानी ने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और फिर अंदर आवाज़ लगाई, मालकिन, एक लड़की काम मांग रही है। अंदर से एक भारी भरकम औरत बाहर आई। उनके गले में सोने की चेन और हाथों में अंगूठियां चमक रही थी। उन्होंने मुझे हैरानी से देखा और बोली, कौन हो तुम, किसकी बेटी हो? मैंने नजरें झुकाकर जवाब दिया कि मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं संदीप की पत्नी हूँ जिसका एक्सीडेंट। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि उस औरत का चेहरा साफ हो गया और बोली, अच्छा तो तुम हो वो? ये तो अशुभ हो गया। सुबह सुबह तुम्हारी शक्ल देख ली, पता नहीं दिन कैसा गुजरेगा। अरे बहन, हमने तुम्हारे किस्से सुने हैं। जिस पति ने तुम्हें सहारा दिया तुम उसके लिए भारी साबित हुई। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं तुम्हारे अशुभ कदम अपने घर में नहीं ला सकती, जाओ यहाँ से। उन्होंने नौकरानी को इशारा किया और दरवाज़ा मेरे मुंह पर ही बंद कर दिया। मैं तो दंग रह गई थी। पति की मौत का दुख कम था क्या कि अब लोग मुझे भी कातिल और मनहूस समझने लगे थे। मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने दूसरे घर का दरवाज़ा खटखटाया, वहां से भी यही जवाब मिला। तीसरे घर से भी धुतकार मिली। सूरज सर पर आ चुका था। भूख और प्यास से मेरा बुरा हाल था। मुझे लगा मैं सड़क पर गिर जाऊंगी। पूरा गांव जैसे मेरे खिलाफ हो चुका था। कोई मुझे नौकरी देने को तैयार नहीं था। मैं थक हार कर एक दीवार की साइड में बैठ गई थी और आंसू मेरे गले पर बह रहे थे। ऊपर वाले से कहने लगी कि ये कैसी परीक्षा है, इज्जत की रोटी कमाना भी जुर्म हो गया। क्या मैं चोरी करूं, क्या मैं भीख मांगूं? अभी मैं यही सोच रही थी कि सामने वाले घर का दरवाज़ा खुला और एक औरत बाहर निकली। उसके चेहरे पर सख्ती थी, लेकिन आंखों में वो नफरत नहीं थी जो बाकियों में थी। उसने मुझे देखा और करीब आई और बोली, तुम काम ढूंढ रही हो ना? मैंने देखा है तुम्हें कई घरों से खाली हाथ लौटते हुए। मैंने जल्दी से आंसू साफ किए और खड़ी हो गई कि जी, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, मैं बहुत ही मेहनती हूँ, आप जो कहेंगी मैं वो करूँगी। उस औरत ने अपना नाम शिल्पा बताया था। वो गाँव की दर्जन थी और अकेली रहती थी। उसने कहा, देखो लड़की, मैं कोई अमीर औरत तो नहीं हूँ, मेरा घर भी छोटा ही है। मुझे सफाई और कपड़े धोने के लिए मदद चाहिए होती है क्योंकि अब मेरी कमर में दर्द रहता है, लेकिन मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे नहीं दे सकती।
मैंने कहा, भाभी जी, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, बस रोटी की फ़िक्र है। आप मुझे 2 वक्त की रोटी दे दिया करो और जो थोड़ा बहुत ऊपर से दे सको मैं रख लूँगी। मैंने बेबसी से कहा तो शिल्पा भाभी ने कुछ सोचा और फिर सर हिला दिया। बोली, ठीक है, लेकिन काम में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सुबह सूरज निकलते ही आना होगा और शाम तक काम करना होगा। अगर एक दिन भी छुट्टी की तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी छुट्टी कर दूंगी। मुझे तो जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया था। मैंने जल्दी से हाँ कर दी थी और कहा कि मैं कल सुबह ही आ जाऊंगी, ऊपर वाला आपका भला करे। मैं वापस इस वीरान हवेली की तरफ लौट आई थी। अभी भी मेरा पेट खाली ही था, लेकिन उम्मीद की एक किरण जाग उठी थी। रास्ते में एक नल नजर आया। मैंने वहां पानी पीकर पेट की आग बुझाई थी और हवेली में आ गई थी। अगले दिन से मेरी नई जिंदगी की शुरुआत हो गई थी। मैं सुबह सवेरे उठती और 6 बजे तक शिल्पा भाभी के घर पहुंच जाती थी। काम तो वहां बहुत ज्यादा था। वो मुझसे पूरे घर की साफ सफाई करवाती थी, कपड़ों का ढेर लगा देती थी और खुद मशीन पर सिलाई करती रहती थी। दोपहर को वो मुझे रात की बची हुई रोटी और अचार दे देती थी। मेरे लिए वो रोटी किसी 56 भोग से कम नहीं थी। मैं वो खा लेती और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती थी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। उस दौरान मेरी सास ने एक बार पलटकर भी मेरी खबर नहीं ली थी। मैंने उनसे उम्मीद छोड़ दी थी। शिल्पा भाभी का व्यवहार भी कुछ नरम नहीं था। वो काम में जरा सी भी गलती पर मुझे सख्त सुना देती थी। मीनाक्षी, मेरी साड़ी ठीक से नहीं धुली, साबुन के पैसे क्या मैं बर्बाद करने के लिए देती हूँ? दोबारा धो इसे। मैं चुपचाप दोबारा कपड़े धोने के लिए बैठ जाती थी। मेरे हाथ डिटर्जेंट पाउडर और साबुन से फट चुके थे। उंगलियों में चीरा लग गया था। जिनमें साबुन लगता तो जान निकल जाती थी, लेकिन मैं उफ तक नहीं करती थी। मैं जानती थी कि अगर ये नौकरी गई तो मैं भूखी मर जाऊंगी। शाम को जब मैं वापस अपनी हवेली में आती तो मेरा पूरा शरीर टूट रहा होता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो वीरान और डरावना घर अब मुझे अपना सा लगने लगा था। वहां कोई मुझे ताना देने वाला नहीं था, न कोई मुझे मनहूस कहने वाला था। मैं इस टूटी फूटी टेबल पर बैठती और अपने दिन भर की थकान उतारती। मैंने इस हवेली के कमरे को रहने के काबिल बना लिया था। वही पुरानी चारपाई ठीक कर ली थी और टेबल साफ करके पानी का जग वहीं रख दिया था। बरसात का मौसम शुरू हो रहा था। आसमान पर काले बादल अक्सर छाए रहते थे। मुझे डर लगता था क्योंकि हवेली की छतें टपकती थी और दीवारें कमजोर थी। एक दिन शिल्पा भाभी के घर का काम ज्यादा था। उनके यहाँ मेहमान आए हुए थे। मुझे बर्तन धोते धोते रात हो गई थी। बाहर तूफानी हवा चल रही थी। मैंने कहा, भाभी, मैं अब जाऊं? मौसम खराब हो रहा है। मैंने डरते हुए उनसे पूछा था। शिल्पा भाभी ने खिड़की से बाहर देखा और बोली, हाँ जाओ, कल जल्दी आ जाना, मेहमानों का नाश्ता बनाना है। मैं तेज कदमों से हवेली की तरफ भागी। हवा इतनी तेज थी कि मेरे कदम उखड़ रहे थे। जैसे ही मैं हवेली पहुंची, बारिश का पहला कतरा मेरे चेहरे पर गिरा। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। बिजली की कड़क और बादलों की गरज ने हवेली को हिलाकर रख दिया था। मैं अपने कमरे में आकर दुबक गई थी। छत से पानी टपक रहा था। मैंने जगह जगह बर्तन रख दिए थे ताकि फर्श गीला न हो। अचानक बिजली जोर से कड़की और पूरा कमरा रोशन हो गया। मुझे दीवारों में अजीब सी आवाजें आने लगी। ये ईंटों के सरकने की आवाज थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि कहीं ये छत न गिर जाए। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगी। बाहर तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। हवा दरवाजा और खिड़कियों से टकरा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज रात मेरी आखिरी रात है। मैंने देखा कि कमरे की एक दीवार में दरार पड़ती जा रही है। ये वही दीवार थी जिसके साथ वो पुराना टेबल रखा हुआ था। पानी इस दरार के अंदर जा रहा था और मिट्टी नरम पड़ रही थी। मैं डर के मारे कमरे के दूसरे कोने में सिमट गई। मुझे संदीप जी बहुत याद आ रहे थे। संदीप जी, काश आप होते तो मुझे इस तूफान का सामना अकेले न करना पड़ता। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई चीज ऊपर से गिरी हो। मैंने चीख मारी और कानों पर हाथ रख लिए। धूल और मिट्टी का तूफान कमरे में उठा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस मलबे के गिरने की आवाज आ रही थी। मेरा सांस रुक गया था। क्या मैं जिंदा हूँ? मैंने अपने हाथ पांव हिलाए। मैं सलामत थी, लेकिन मेरे बिल्कुल सामने दीवार थी जिसका मुझे डर था, वो गिर चुकी थी। मलबे का एक ढेर वहां लग गया था। बारिश का पानी अब सीधा अंदर आ रहा था। मैं सारी रात उस कोने में बैठी कांपती रही। नींद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं बस सुबह होने का इंतजार कर रही थी कि रोशनी हो और मैं देख सकूं कि कितना नुकसान हुआ है। सुबह की पहली किरण के साथ बारिश थम गई थी। मैं हिम्मत करके उठी और इस गिरी हुई दीवार के पास गई।
ईंटें और मिट्टी का ढेर लगा हुआ था। मुझे ये मलबा हटाना था, वरना चलने का रास्ता भी बंद हो चुका था। मैंने दुपट्टा कमर में बांधा और मलबा हटाने लगी। मिट्टी बारिश की वजह से भारी हो चुकी थी। मेरे हाथ भी मिट्टी से गंदे हो चुके थे। मैं एक एक करके ईंटें उठाकर साइड पर रख रही थी कि अचानक मेरा हाथ किसी सख्त चीज से टकराया। ये ईंट नहीं थी। मैंने मिट्टी हटाई तो देखा कि एक छोटा सा मिट्टी का मटका है। इसका मुंह मिट्टी से बंद था। मेरे दिल की धड़कन एक लम्हे के लिए रुक गई। मुझे याद आया कि यह हवेली कई सालों पहले किसी बहुत अमीर इंसान की थी। मुझे याद आया और संदीप जी की बताई हुई बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी। एक रात मुझे संदीप जी ने इस घर के बारे में बताया था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने आसपास देखा, कोई नहीं था, सिर्फ मैं और ये वीरान हवेली थी। मैंने सावधानी से इस मटके को बाहर निकाला। वो काफी वजनदार थी। मेरी थकान एकदम से गायब हो गई। उम्मीद का एक चिराग मेरे दिल में रोशन हो गया। मैंने कांपते हुए हाथों से मटके के ऊपर जमी हुई मिट्टी को साफ किया और सोचा कि अगर इस मटके में सोना हुआ तो मेरी तकदीर बदल जाएगी, क्योंकि मेरे पति ने मुझे बताया था कि इस घर में रहने वाला इंसान कोई मामूली इंसान नहीं था। उनके पास इतनी दौलत थी कि हर किसी की उसकी दौलत पर नजर रहती थी। एक दिन कुछ डाकू आए और इस हवेली से सारे पैसे और जेवरात चोरी करके ले गए और यहाँ जो परिवार रहता था उस पूरे परिवार का कत्ल कर दिया गया। उन डाकुओं का तो आज तक पता नहीं चला कि वो कौन से डाकू थे और चोरी करने के बाद कहाँ गायब हो गए। लेकिन सुना है कि उन लोगों की आत्मा ही इस हवेली में भटकती है। मुझे शुरू में तो डर लगा था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ था कि किसी की आत्मा यहाँ भटक रही है, क्योंकि मैं पहले ही दुनिया के लोगों के हाथों बहुत सताई हुई थी। अब मुझे किसी की आत्मा क्या परेशान कर सकती थी। मुझे लगा हो सकता है उन लोगों ने अपनी थोड़ी सी दौलत अपने ही घर में कहीं छुपा दी हो। मैंने सोचा अगर इस मटके में सोना या पैसे हुए तो मेरी तकदीर बदल जाएगी। मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी। लोगों के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। मुझे शिल्पा भाभी के घर काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फिर एक डर दिल में आया कि अगर इसमें कुछ और हुआ तो मेरा क्या होगा। मैंने गहरा सांस लिया और मटके को दोनों हाथों में थाम लिया। मेरा भविष्य इस मटके के अंदर बंद था। उसे लेकर मैं रोशनी में आई ताकि देख सकूं कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। मेरे हाथ कांप रहे थे और दिल की धड़कन कानों में हथौड़े की तरह बरस रही थी। मिट्टी से लिथड़ा हुआ वो मटका मेरे सामने था। मैंने एक गहरी सांस ली और कांपते हुए हाथों से उसके मुंह पर लगी हुई मिट्टी की सील बनाने की कोशिश की। मेरे दिमाग में अपने पिताजी की वो कहानी याद आई, जब वो बताया करते थे कि पुराने ज़माने में जब लोगों के पास दौलत ज़्यादा होती थी तो वो डाकुओं और चोरों के डर की वजह से अपनी सारी दौलत को ज़मीन और दीवारों में छुपाकर रखते थे। इसलिए मुझे पूरा यकीन था कि मेरी बदकिस्मती के दिन ख़त्म होने वाले हैं और इस मटके के अंदर सोने के सिक्के होंगे जो मेरी ज़िंदगी बदल देंगे। आखिरकार मटके का मुंह खुल गया था। मैंने अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना की और फिर धीरे से अपना हाथ मटके के अंदर डाला। मेरी उंगलियों को किसी धातु के बजाय सूखी और खुरदरी चीज महसूस हुई थी। मैंने झटके से हाथ बाहर निकाला और मटके को उल्टा करके देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। इसमें सोने के सिक्के नहीं थे, बल्कि पुराना और सूखा हुआ भूसा निकला। ये मेरे साथ कैसा मजाक है? मेरे मुंह से जल्दी से निकल गया था। मेरी सारी उम्मीदें दम तोड़ गई थी। मैं वहीं मिट्टी के ढेर पर बैठी रह गई थी। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मुझे अपनी किस्मत पर हंसी आने लगी थी कि मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ जो सपना देख रही थी। मीनाक्षी, तुम्हारी किस्मत में सोना कहाँ? तुम्हारी किस्मत में तो बस मिट्टी और धूल है। अगर मेरी किस्मत इतनी अच्छी होती तो क्या मैं अनाथ होती? अगर मेरा भाग्य अच्छा होता तो क्या मामा मामी मुझे सास के हाथों बेच देते और सास धक्के मारकर मुझे घर से निकाल देती? मैंने मायूसी की कंडीशन में वो मटका उल्टा कर दिया था और पास ही मौजूद उस पुराने लकड़ी के टेबल पर जोर से रख दिया था। मेरा दिल कर रहा था कि चीखें मार कर रोऊं, लेकिन अब तो आंसू सूख चुके थे। मैं सुबह से काम कर रही थी और थकान से मेरा बहुत बुरा हाल हो रहा था। गले में प्यास के कांटे चुभ रहे थे। मैंने टेबल पर देखा, वही पुराना जग पड़ा था जो मैं इस्तेमाल कर रही थी। मैं पानी पीने के लिए आगे बढ़ी। मेरा ध्यान कहीं और ही था और आंखों में मायूसी के अंधेरे थे। जैसे ही मैंने जग उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, मेरी कोहनी इस मिट्टी से टकरा गई। एक जोरदार छन की आवाज आई। मटका टेबल से नीचे जमीन पर जा गिरा और टूट गया। मैंने कहा, ओहो, अब ये गंदगी भी मुझे ही साफ करनी पड़ेगी। मैं बड़बड़ाती हुई नीचे झुकी, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र जमीन पर पड़ी, मेरा हाथ गले में अटक गया। मेरी आंखें हैरानी से फट गईं।
वो भूसा जो मटके के ऊपर भरा हुआ था वो बिखर चुका था और इस भूसे के नीचे जमीन पर दर्जनों सोने के सिक्के चमक रहे थे। मैंने अपनी आंखों को झपका, शायद मुझे धोखा हो रहा है। मैंने कांपते हुए हाथ से एक सिक्का उठाया जो बहुत वजनदार था और इस पर पुराने जमाने की मोहर लगी हुई थी। ये पक्का सोना था। ऊपर वाले की कृपा थी। मैं तो ऊपर वाले का शुक्र अदा कर रही थी। अब मुझे समझ आया था कि पुराने जमाने के अमीर लोग सच में अपने पुराने घरों में अपना रुपया, पैसा और सोना चांदी इसी तरह से छुपा कर रखते थे। लेकिन चोरों से बचाने के लिए उन्होंने ऊपर से भूसा भर दिया था ताकि अगर कोई देखे तो उसे बेकार समझकर छोड़ जाए। मेरी मायूसी एक लम्हे में बदल गई थी। मैंने जल्दी जल्दी वो सारे सिक्के समेटे। मेरी झोली अब सोने के सिक्कों से भर गई थी। मैंने एक पुराना कपड़ा लिया और इन सिक्कों को अच्छी तरह से पैक कर लिया। मैं जानती थी कि ये राज मुझे फिलहाल राज ही रखना है। मैंने वो पोटली अपने सीने से लगाई और सीधा शहर का रुख किया। शहर जाकर जब मैंने सुनार को वो सिक्के दिखाए तो उसकी आंखें भी चमक उठी थी। उसने मुझे इन सिक्कों की बहुत भारी कीमत दी थी। जब मैं नोटों से भरे हुए थैले लेकर वापस इस वीरान हवेली में आई तो मुझे लग रहा था कि मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। अगले ही दिन से मैंने काम शुरू कर दिया था। सबसे पहले मैंने मजदूर बुलवाए और इस वीरान और भूत बंगले जैसी हवेली की मरम्मत शुरू करवाई। दीवारें दोबारा बनी, छतें पक्की हुई और पेंट होने से तो घर का नक्शा ही बदल गया था। गांव वाले हैरान और परेशान थे। वो लोग जो मुझे कल तक भिखारी समझकर धुतकार रहे थे, अब रुक रुक कर इस हवेली को देखते और कहते, मीनाक्षी के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? कहीं कोई खजाना तो नहीं मिल गया? लोगों में बातें होने लगी थी, लेकिन मैंने किसी की परवाह नहीं की थी। घर की मरम्मत के बाद मैंने शहर से कपड़ा मंगवाया और अपने घर के पीछे वाली साइड में एक छोटी सी दुकान खोल ली थी। मेरा अपना कपड़े का बिजनेस देखते ही देखते चल निकला था। ऊपर वाले ने मुझे इतनी कामयाबी दी थी कि मैं संभल भी नहीं पा रही थी। अब मेरी बारी थी। मुझे वो सब कुछ वापस लेना था जो मुझसे छीना गया था। दौलत आ गई थी, लेकिन मेरे दिल में अभी भी वो कांटा चुभ रहा था जो मेरी सास ने मुझे दिया था। संदीप जी की निशानी, उनकी पेंशन। मैंने शहर से वकील के और अदालत के जरिए अपनी सास को नोटिस भिजवा दिया। जब पुलिस और अदालत के लोग मेरी सास के घर पहुंचे और पेंशन के कागजात हासिल किए तो मोहल्ले में हंगामा खड़ा हो गया था। मेरी सास ने बहुत शोर मचाया था कि मेरी बहू मुझ पर झूठा केस कर रही है। ये पैसे मेरे बेटे के हैं, लेकिन कानून के सामने उनकी एक नहीं चली। कागजात पर मेरे साइन थे और मैं ही कानूनी वारिस थी। कागजात और अब तक की वसूल की गई रकम का हिसाब जब अदालत ने मांगा तो मेरी सास के होश उड़ गए थे। उन्हें वो सारे कागजात मुझे वापस करने पड़े। ये सिर्फ कागजात नहीं थे, ये मेरी इज्जत थी। मोहल्ले वालों को अब यकीन हो गया था कि मैं सच्ची थी और मुझ पर जुल्म हुआ था। लोग मेरे पास आते और मेरी हिम्मत की दाद देते, कहते कि बेटी हमें माफ़ कर दो, हमें तो लगा था कि इस घर में आने के बाद तुम्हें यहाँ के भूत प्रेत परेशान करेंगे, तुम जल्द ही यहाँ से डरकर भाग जाओगी, लेकिन तुम तो बहुत हिम्मत वाली निकली। हमने तुम्हें गलत समझा, तुमने बहुत सब्र किया है। मैं मुस्कुराकर खामोश हो जाती। मेरा मानना था कि ये मेरे सब्र का फल है जो मैंने बरसों किया। दूसरी तरफ मेरी सास के घर में कयामत खड़ी हो गई थी। मेरा नंदोई अब परमानेंट यहाँ जम चुका था और चाहता था कि मेरी सास अपना सब कुछ अपने दामाद के नाम कर दे। एक दिन बात इतनी बढ़ गई थी कि नंदोई ने गुस्से में आकर मेरी नंद को ही तलाक दे दी थी और मेरी सास और नंद का सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। वो जानता था कि उन दोनों माँ बेटी के सर पर किसी मर्द का हाथ नहीं है, इसलिए उसने उनको कमज़ोर समझा था और चालाकी से वो उनके घर और उनका सब कुछ अपने नाम करना चाहता था। मेरी सास ने अपने दामाद को बहुत समझाया था, मगर वो नहीं माना था। अब वो दोनों बेसहारा हो गई थी। उन दोनों के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि वो किसी से मदद ले लेती। आज वो मेरी जगह इस तरह गली में खड़ी थी जैसे कुछ समय पहले मैं खड़ी थी। शाम के समय मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने नौकरानी को भेजा। वो वापस आई और बोली, मालकिन, बाहर कोई बूढ़ी औरत आई है, उनके साथ एक जवान औरत भी है। उनकी हालत बहुत बुरी है, आपसे मिलना चाहती हैं। मैं बाहर दरवाजे पर गई। मेरी सास वहां खड़ी थी और मेरी नंद। उन दोनों के कपड़े बहुत गंदे थे, बाल बिखरे हुए थे और आंखों में आंसू भर रहे थे। वो मुझे देखते ही मेरे पैरों में गिर गई। नंद बोली, भाभी हमें माफ़ कर दो। सास बोली, बहू मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मेरे दामाद ने मुझे और मेरी बेटी को घर से निकाल दिया। हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है। उसने चालाकी से हमारा घर और सब कुछ अपने नाम कर लिया। मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया। मेरे गुनाहों की सज़ा मुझे मिल गई है। ऊपर वाले के लिए हमें अपने घर में जगह दे दो। उनको इस हाल में देखकर मेरा दिल भर आया था। पुराना गुस्सा और नफरत एक लम्हे में पिघल गई थी।
मुझे संदीप जी का चेहरा याद आ गया। वो अपनी माँ और बहन से बहुत मोहब्बत करते थे। अगर वो जिंदा होते तो अपनी माँ और बहन को इस हालत में देखकर कितना दुखी होते। मैंने झुककर उन दोनों को गले से लगा लिया था और अपनी सास से कहा कि आप शर्मिंदा ना हो, आप मेरे पति की माँ हैं, ये घर आपका है, आप दोनों को मैं अपने घर में रहने के लिए जगह दे दूंगी। वो दोनों मुझे फटी हुई नज़रों से देखने लगी। मेरी नंद ने कहा कि भाभी, क्या तुमने हमें माफ़ कर दिया है, इतना सब कुछ होने के बाद भी? मैंने कहा कि हाँ हाँ, मैं तुम लोगों से बदला लेकर तुम जैसी नहीं बनना चाहती। ऊपर वाले ने मुझे बहुत हिम्मत दी है, सब्र दिया है, मेरे पास अब सब कुछ है, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुम पर भी रहम करूं। मैं उन्हें लेकर अंदर आ गई थी। उन दोनों को नहाने के लिए कहा और दोनों के लिए साफ सुथरे कपड़े दिए। मैंने उन्हें घर के सबसे अच्छे कमरे में जगह दी थी। वो दोनों माँ बेटी दिन रात अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती रहती थी। उनका घमंड अब मिट्टी में मिल चुका था और अब वो दोनों बुरी तरह से टूट चुकी थी। वक्त गुजरता गया। मैंने शादी नहीं की थी। मेरे पास सब कुछ था, लेकिन दिल में एक कसक थी। मैंने सोचा कि मैं अपनी इस दौलत को किसी अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करूंगी। मैंने हवेली के साथ वाली ज़मीन खरीदकर वहां एक अनाथ आश्रम बनाया और आज इस अनाथ आश्रम में काफ़ी सारे अनाथ और बेसहारा बच्चे हैं। ये वो बच्चे हैं जिनका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं था। मैं नहीं चाहती थी कि जो बचपन मैंने गुजारा है, जो ठोकरें मैंने खाई हैं, वो ये मासूम बच्चे ना खाएं। मैं सारा दिन उन बच्चों के बीच गुजारती हूँ, उनकी शिक्षा और उनके परवरिश का ख्याल रखती हूँ। जब ये बच्चे मुझे माँ कहकर पुकारते हैं तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया। मेरी सास अब बहुत बूढ़ी हो गई हैं और मेरी नंद मेरे साथ समाज सेवा में लगी रहती है। उन बच्चों के साथ मेरी सास भी खुश रहती हैं। वो अक्सर बच्चों को कहानियाँ सुनाती हैं और फिर मेरी तरफ देखकर कहती हैं कि बेटी, तुमने मुझे सिर्फ जगह नहीं दी बल्कि मुझे इंसान बना दिया। तुम जीत गई और मेरा जुल्म हार गया। मैं आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा देती हूँ। मुझे बादलों में अपने पति का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आता है। मुझे यकीन है कि वो जहाँ भी हैं मुझे देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे। जिंदगी ने मुझे बहुत मुश्किल सबक सिखाए, लेकिन सबसे बड़ा सबक यही था कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। ऊपर वाला कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।